जितना नॉलेज होगा, जितना ज्ञान होगा, उतना हम समझा पाएंगे लोगों को। आप लोग जैसे प्रेम नगर एरिया में, रोहिणी एरिया में, कराला एरिया में आप लोग कर रहे हैं, डीलिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ के काम करने में और वहाँ के काम करने में जो अंतर है, ये बेसिक चीज़ें अगर आपके समझ में आ जाएगी तो आप बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप बिजनेस दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, यहाँ वहाँ में अंतर क्या है, यहाँ पावर अटॉर्नी पे कार्य होता है। मोस्टली आप लोग जो कर रहे होंगे उसमें 90% जो काम होता है पावर अटॉर्नी पे होता है। किसी ने 20 लाख रुपए का भी अगर प्लाट ले लिया तो उसकी ऑथेंटिक वैल्यू जो है वो नील है पावर अटॉर्नी में। उसकी कैपिटल, उसके जो खाते में, उसके जो इनकम टैक्स में जो फाइल में गया हुआ है वो ना के बराबर है। और आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होती है, 3 लाख में होता है, 4 लाख में होता है। वो कागज़ एक बार गुम हो गया तो उस कागज़ के मिलने की संभावना ही खत्म हो जाती है। वो उस कागज़ की इतनी वैल्यू होती है कि कभी कभी 1 लाख रुपए की ज़रूरत में पूरा का पूरा कागज़ रखना पड़ सकता है। आज बहुत तेज़ी से जिसे कहा जाता है रेवेन्यू सेक्टर डेवलपमेंट होता जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है। आज किसी व्यक्ति को अगर 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर वो बाजार से लेता है तो शायद उसको 2%, 3%, कभी कभी तो देखने में आता है 5% पे उनको ब्याज पे लेना पड़ता है। और होता अक्सर ये है कि जिनके पास एक छोटी प्रॉपर्टी है उस पर अगर उन्होंने ब्याज पे ले लिया तो ब्याज टाइम पे न भर पाने के कारण, क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, 4%, 5% का ब्याज बहुत ज़्यादा महीने का होता है। जितने में एनुअल का ब्याज मिल सकता है उतने में मिलता है मंथली का ब्याज। तो आज रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। आज सर्किल रेट के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी को किसी ने 20 लाख रुपए का लिया है, उसको ज़रूरत पड़ गई 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, कभी कभी तो 20 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख पर भी गिरवी नहीं रखी जाती, और कभी कभी तो देने वाला उस पर भी मना कर देता है। ये जो मथुरा प्रॉपर्टी एसडीए में जो आप लोगों को बुलाया गया है, अगर किसी के पास 4 लाख का प्लाट है तो वो 3,60,000 बड़े इजीली ढंग से वो बैंक से प्राप्त कर सकता है। जो 4 लाख का प्लाट है वो 4 के 4 लाख की उसकी कैपिटल वैल्यू है। मान लीजिए आपको कहीं बीजी लेनी है, बैंक गारंटी लेनी है, तो बैंक गारंटी किसी भी पावर अटॉर्नी वाली प्रॉपर्टी का आप नहीं ले सकते। आपको बैंक गारंटी ले सकते हैं कोई भी रजिस्ट्री की जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसी का ले सकते हैं, बीजी ले सकते हैं। आपको अपने खाते से सीसी कराना है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले लोगों पे फंड होता था तो उसको घर में रख लेते थे, कैश को घर में रख लेते थे, लोगों पे खाता नहीं था। आज ये 4-5 सालों में लगभग हर घर में हर व्यक्ति का अपना खाता हो गया। घर की मुखिया जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उसका तो बैंक में खाता ही हो गया। उसने एक प्रॉपर्टी ऐसी ली, उसने मथुरा की कोई भी एक प्लाट ऐसा लिया और उसको अपने खाते से सीसी अटैच कर दिया, ओडी अटैच कर दिया। अब उसको जिस दिन, जैसे आपकी साधारण खाता होता है तो उसकी चेक बुक मिलती है, वैसे ओडी की और सीसी की भी मिलती है। आप लोग जो कराए होंगे पता होगा आपको। जिस दिन आपको 15,000 रुपए की जरूरत है, 15,000 रुपए का चेक काटे और उस दिन उस सीसी अकाउंट से आपका 15,000 रुपए की पेमेंट निकल आई। और जितने दिन आपने यूज किया, आपने 15 दिन यूज किया तो सिर्फ 15 दिन का आपको ब्याज भरना है। आपने 1 महीने यूज किया तो 1 महीने का ब्याज भरना है। आपने 3 महीने यूज किया तो 3 महीने का ब्याज भरना है। हम कहते हैं ओडी और सीसी की अगर आप प्राइवेट बैंक से भी कराते हैं, अगर आप नेशनल बैंक से कराते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4% से 8% होता है। प्राइवेट बैंक से भी अगर कराते हैं, एचडीएफसी इसमें सबसे ज़्यादा करती है, 12% से एबव नहीं होता। और जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ ये परसेंटेज एनुअल का है। आपने 1 लाख रुपए लिया, 1 महीने इस्तेमाल किया, 12% का मतलब है 1%। साल में 12 महीने होते हैं और 12% का मतलब होता है 1%। 1 लाख रुपए आपने लिया, 1 महीने आपने इस्तेमाल किया, आपको सिर्फ 1,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जिस दिन हो गया डे वाइज भी 16वें दिन हो गया, या 1 महीने 16 दिन में हो गया, या 3 महीने 4 दिन में हो गया, जितने दिन आपने इस्तेमाल किया उतने दिन का आपको ब्याज देना है। बाकी आपको कोई ब्याज नहीं देना है, उतने का ही एक्यूरेट आपने देना है। एक व्यक्ति जिसका ओडी या सीसी बना हुआ, जो व्यवसाय करते होंगे मोस्टली लोगों ने बनवा रखा है, एक व्यक्ति जिसका ओडी या सीसी बना हुआ है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होगा। आकस्मिक रूप से कभी बीमारी हो गई,
आकस्मिक रूप से कभी धन की जरूरत पड़ गई, बच्चे का कहीं एडमिशन हो गया, कोई ऐसी जरूरत की चीज आ गई। मान लीजिए किसी ने एक प्लाट लिया है यहाँ पे 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का प्लाट लिया है, उसको कोई दूसरा प्लाट मिलने लगा और उसको लेने की हिम्मत नहीं है, उसके पास पैसे और कहीं से नहीं है, तो दूसरे प्लाट के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। एक मथुरा में लिया है, मैं मथुरा अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी ने भी किसी रेगुलर एरिया में जिसकी रजिस्ट्री हुई है, उस किसी भी एरिया में लिया है, तो सबके लिए एप्लीकेबल है, सब पर इम्प्लीमेंट होता है। किसी भी रजिस्ट्री का सौदा जिसने उठाया है सब पर ये लागू होता है। आपने लिया है एक 100 गज का प्लाट और आपके 4 लाख रुपए लगाए हैं, जैसे ही आपको जरूरत पड़ी 3.5 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए तक एट ए टाइम निकाल के कहीं दूसरी जगह भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी में कंपेयर करके जब तक आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे किसी भी ग्राहक को, तब तक ग्राहक आपके समझाने पर नहीं समझ पाएगा। दूसरी चीज, जो रेट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, दिल्ली में रेट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, आप लोग स्वयं गवाह हैं कि जो चीज आप लोग 40-40 हज़ार रुपए गज का बेच रहे थे, आज 30,000 वाले ग्राहक को आप ढूंढ रहे हैं। और डर ऐसा भी लग रहा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी फंड नहीं है सैलरी देने वाले, और स्टेट गवर्नमेंट की तो हालत बहुत ही खस्ता है, एफसीडी को पैसे नहीं दे पा रहा है। अगर डेवलपमेंट जिस दिन कच्ची कॉलोनियों का रुक गया, जितने वो पड़े हुए हैं सड़कें, उन सड़कों पे डलवाने के लिए अगर सीमेंट के पैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में ना बचे, उस दिन और रेट में दिल्ली के गिरावट आना है, और भी रेट में दिल्ली के गिरावट आना है। जिस दिन प्रोग्रेस होना बंद हो गया, जिस दिन ये पता लग गया कि जी ये टेंडर का फंड नहीं दिया जा रहा है ठेकेदार को, ठेकेदार काम नहीं करा पाएगा। जहां पर ऑलरेडी डेवलप्ड है वहां के रेट गिरना शुरू हो गए। दिल्ली में डेवलप्ड एरिया, साउथ दिल्ली जो कि सबसे ज्यादा महंगी एरिया गिनी जाती है, वहां 40% तक की गिरावट आ गई है, 40% तक की। ग्रेटर कैलाश एरिया में, बसंत विहार एरिया में, इन जो पोस एरिया हैं उन एरिया में 40% तक की गिरावट आ गई है। 4 लाख रुपए गज की चीज 3,40,000 के रेट में मिल रहे हैं, 3,30,000 के रेट में, 2,40,000 रुपए तक के रेट में आ गए हैं। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो डेवलप्ड है उनके रेट्स गिरते जा रहे हैं, और जो डेवलपिंग है उनके रेट्स कभी भी नहीं गिरेंगे, उनके रेट कभी भी नहीं गिरेंगे। आप इसको समझा सकते हैं या आप भी इसको समझ सकते हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले कोई अगर प्रेमनगर आया रहा हो तो उसको देखने में कैसा लगा? उसको लगा कि यहाँ का डेवलपमेंट, उसको लगा कि यहाँ रहने जैसा होगा, उसको लगा कि यहाँ पे पैसे लगाना कोई बुद्धिमानी। मैं स्वयं इसका गवाह हूँ कि मैं स्वयं आउट एरिया में उस समय, आज से 20 साल 22 साल 24 साल पहले जब मैं आया, तो मैं अब जो लगा दिया करता था, मैं सोचता था कि ये हमारे मिट्टी में मिल गए। कई जगह ऐसे दिल्ली के आउट एरिया में हमने लगाया, हमारे को लगाया मिट्टी मिल गए, और पोस्ट एरिया में हमने लगाया, उस समय जो डेवलप एरिया थे वहां पे लगाया, हमें लगा कि ये सही चीज लगी हुई है, और जो आउटर में लगाया ऐसा लगा कि ये हमारे मिट्टी में मिल गई। कोई भी लोकेशन जो डेवलपिंग की होती है, देखने में शुरुआती दौर में वो बहुत आउट सी लगती है। अब आप लोगों ने प्रेमनगर में जैसे काम किया, आप लोगों ने बुराड़ी में जैसे काम किया, कराला में जैसे काम किया, जयनगर, जहां भी आप लोगों ने काम किया, तो उसके जब रेट्स बढ़े, आपकी अपनी वैल्यू या आपके पास जो क्लाइंट बने हुए हैं या आप पर जो विश्वसनीयता का संबंध आपके अपने क्लाइंटों का है, वो इसलिए है कि उन्होंने जो पैसे लगाया आपके मार्गदर्शन में उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। लेकिन आज की डेट में जो नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर किसी को आपने 40,000 में खरीदवा दिया और उसके 30,000 हो गए, तो क्या उसका आपके प्रति आस्था मजबूत बनी रह पाएगी? क्या नहीं। वो रेगुलर आपका मुरीद बना रहेगा? क्या आपकी बातों को मानने में उसका अंदर से कॉन्शियस उसका अलाउ करेगा? क्या वो दौर यहाँ से निकल चुका है, वो रेट यहाँ से बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको डेवलप्ड मान लीजिए, अब ये रूरल नहीं रह गया। यहाँ आपने कमवाया, किसी को आपने कमाया या आपने अपनी साख बनाई, जब ये रूरल था तब ऑलरेडी ये डेवलप्ड हो गया, ये अर्बन हो गया। जो बढ़ना था इसके बढ़ गए। हो सकता है 10% 5% का उतार चढ़ाव और आता जाता रहे, लेकिन उतने से नई जनरेशन जो नहीं आ रही, जब आप लोगों ने शुरू किया प्रॉपर्टी के काम को, जो एक जनरेशन थी, जो आपके पास 100-125 लोग हैं, 200 लोग हैं जो ब्लाइंड आप पे खेत करते हैं, ऐसी जनरेशन अभी भी आ रही है। और उस जनरेशन के पैसे यहाँ पे लगवाने का
आप लोग जो कर रहे हैं उसको करते रहें, फिर भी एक उसको सजेशन दे कि प्रेम नगर 20 साल पहले जैसे था उसको यूं मान ले कि मथुरा आज जैसे, उसको यूं मान ले कि मथुरा आज जैसे। प्रेम नगर में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज नहीं आ पाए, वो रेगुलराइज कॉलोनी में इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को देना उसकी लायबिलिटी बन जाती है। एक बड़ा ये जो एनसीआर बन रहा है, ये इंडिया का नहीं, ये एशिया का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी कॉलोनी बन रही है। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, ये इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। इसकी पॉपुलेशन होगी 4 करोड़, इसकी पॉपुलेशन होगी 4 करोड़, और इसका एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज दिल्ली में है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर एक एनसीआर में जो बना, एक दूसरे एनसीआर में बना। जैसे एक रिंग रोड बना था, फिर उसके बाद आउटर रिंग रोड बना, तो उसके बाद एक केएमपी बना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए जरूरत बढ़ती गई। बिल्कुल उसी तरह से एक जो एनसीआर बना, उस एनसीआर में वो सुविधाएं आज की डेट में बन गई। जैसे एनसीआर में एक गुड़गांव बना, गुड़गांव में इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज आ गई, एमएनसी इतनी ज्यादा आ गई कि कई क्षेत्रों में तो दिल्ली से ज्यादा आगे वो डेवलप कर गया। बिल्कुल इसी को देखते हुए अगर स्पिरिचुअल में हम जाएं, अगर हम स्पिरिचुअल में जाएं तो स्पिरिचुअल में ब्रिज का कोई बखान ही नहीं किया जा सकता कि ब्रिज का क्या अपना, ब्रिज की अपनी महिमा क्या है, वहां बसने का एडवांटेज क्या है। अभी जैसे इन्होंने एक चीज बताया कि कैंसर के सबसे कम पेशेंट्स हैं, वहाँ का जो वायुमंडल है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है ह्यूमन बीइंग के लिए, बसने के लिए। कुछ उस जगह में खासियत थी, तभी वहाँ पे विष्णु का अवतार हुआ। 22 कलाओं को लेकर के अगर कृष्ण ने वहाँ पे विष्णु का अवतार लिया तो वहाँ की कुछ खासियत ही रही होगी। वहाँ किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा, जैसे अर्थक्वेक होता है, जैसे अधिक जल का होना होता है, जैसे बिजली का गिरना होता है, सिंगल आपदा नहीं होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, पूरे जिले में एक भट्ठा नहीं काम करता। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरे जिले को कोई परमिशन ही नहीं दी, सिंगल भट्ठा पूरे ब्रिज में नहीं काम करता। ईंटें जितनी जाती हैं पलवल से जाती है, ईंटें जितनी जाती हैं हरियाणा के इधर से जाती हैं, और आगरा, उसका आगरा डिस्ट्रिक्ट में भी सिंगल भट्ठा नहीं चलता, परमिशन ही नहीं दिया पोल्यूशन बोर्ड। पोल्यूशन बोर्ड ने बहुत सारी ऐसी चीजों की परमिशन नहीं दिया है जिससे वहाँ की ह्यूमन बीइंग इफेक्टेड हो। वहाँ बसने का एक अपना आनंद है। ब्रिज में जाकर के जहाँ भगवान कृष्ण नंगे पैर चले हैं, जहाँ सारी अपनी लीलाएं दिखाए हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि एक रात्र विश्राम कर लेने से परमात्मा के सन्निकट होने का मौका मिल जाता है। बहुत सारी वहाँ की महिमा है वहाँ बसने का। और वहाँ बसने का जैसे आपने अभी बताया कि जैसे बुलेट ट्रेन चल जाएगी, एक गतिमान ट्रेन चल रही है ऑलरेडी, अभी तो इन दिनों नहीं चल रही है, 24 मार्च से बंद है। गतिमान एक्सप्रेस पहले उसको चलाए, आप लोग टीवी पे देखे भी होंगे, पहले दिल्ली से 100 मिनट में उसको चलाए, कहाँ के लिए? आगरा के लिए, फिर उसको ग्वालियर के लिए किए। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ उसके पहले उसको झांसी तक के लिए कर दिया। दिल्ली आगरा ऑलरेडी 4 लेन बन चुका है, जो 2 लेन था वो 4 लेन बन चुका है। जिस समय चलने लगेगी, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, स्टॉपेज मान लीजिए उसका छाता आ जाता है। जैसे पहले सबसे आउट पड़ता था द्वारका, लोगों को लगता था कि द्वारका न्यू दिल्ली से इतनी दूर, कोई आएगा जाएगा तो न्यू दिल्ली अगर उतरा तो द्वारका तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर लगती थी। और मेट्रो आकर के उस दूरी को बिल्कुल कम कर दी, और उसके रेट्स ऐसे हो गए जो पहाड़गंज के रेट नहीं है, वो द्वारका के मार्केट से रेट हो गए। ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले दिल्ली से अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए रोड ट्रांसपोर्ट में इंडिया का टॉप मोस्ट एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे आपके ब्रिज को टच करता है। नेशनल हाईवे नंबर 2 वो आपके ब्रिज को टच करता है। इसके अतिरिक्त अगर रेलवे की बात की जाए तो दिल्ली लोकल रेलवे की सर्विसेज वहाँ से हर 15 मिनट 20 मिनट में मॉर्निंग के टाइम पे पहली ट्रेन चलती है 5:50 पे छाता से, और वो ला करके पहुंचा देती है 7:50 पे न्यू दिल्ली। हम न्यू दिल्ली की नहीं बात करेंगे, वहाँ पे और रोजगार के चांसेस, टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब है। वहाँ से पलवल बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, कोसी खुद में बहुत बड़ी, छाता और कोसी एक साथ ही है। जब आप जाएंगे या जो गए होंगे, जहाँ पे कोसी का इंडस्ट्रियल एरिया खत्म हो जाता है वही छाता, ऊसर एग्रो लिमिटेड वगैरह समझ लीजिए कि छाता में है, छाता से पैदल आप आ सकते हैं।
गिनी फिलामेंट लिमिटेड, वो तो छाता में ही है। इंडस्ट्रियल में वहाँ पे इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी ऑयल की रिफाइनरी मथुरा में है, इसमें एक साल में 35,000 लोग काम करते हैं। टूरिस्ट में बहुत बड़ा पर्यटन में अपने आप में स्थल है। आगरा बिल्कुल बगल में पड़ता है और एनसीआर में आने की जैसी संभावना है। गूगल पे आप टाइप करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ से पूरा अप्रूवल मिल चुका है। जो पैरामीटर है एनसीआर में शामिल होने के, वो मथुरा को मिल चुके हैं। मथुरा को ही नहीं, मथुरा तो पहले पड़ता है, मथुरा से आगे भरतपुर पड़ता है और मथुरा के आगे आगरा पड़ता है। आगरा, मथुरा, भरतपुर, तीन के तीनों जगहों को एनसीआर में शामिल होने का बिल्कुल अप्रूवल मिल चुका है। तो आप जिनको दिलाएंगे, हमारे कहने का मतलब ये है, अभी जैसे जयप्रकाश जी कह रहे थे कि हेलीपैड की व्यवस्था हो रही है, हो नहीं रही है। 2 महीने चल चुकी है, जनवरी और फरवरी पूरी की पूरी वो एक्टिवेट हो चुकी है। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आएंगे या नेशनल जो टूरिस्ट होंगे, सीधे पालम से वृंदावन के लिए डायरेक्ट सर्विस यहाँ से मिल गई है। सारा का सारा एक्टिवेशन हो चुका है वृंदावन के लिए। वृंदावन के लिए आप में से जो गया होगा, मथुरा जंक्शन से वृंदावन के लिए अलग से एक रेलवे लाइन चल रही है, वो तो चल रही है 10 साल से। अकेले भूतेश्वर से होकर के मथुरा, फिर भूतेश्वर, फिर सीधे आकर के वृंदावन, वो भी एक्टिवेट हो चुकी है, वो भी चल रही है। सारी सुविधाएं आज से 25 साल पहले का जो प्रेमनगर था, वो आज की डेट में आपका अपना मथुरा है। डिसीजन आपने लेना है कि आपने कुछ लोगों के, जिनके पास आज छोटा बजट है, अगर किसी को बोला जाए कि 4 लाख में प्लाट मिल जाएगा, तो मेरे समझ में तो यहाँ किसी भी एरिया में 4 लाख रुपए में मिलना ही मुश्किल है, 50 गज भी मिलना मुश्किल। और अगर बोला जाए यहाँ के जो भी प्रॉपर्टी है, हम आप भी सभी करते हैं, तो यहाँ होता सिस्टम क्या है कि एक बार में अगर मान लीजिए 10 लाख की कीमत की है, लाख रुपए अभी दीजिए, 2 महीने बाद 9 लाख दीजिएगा, कोई ऐसा हो गया 3 महीने बाद दीजिएगा, 4 महीने बाद दीजिएगा। मेरे समझ में साल का सिस्टम तो नहीं चल रहा है, 3 महीने बस 3 महीने का चल रहा है। और वहाँ पर जो सिस्टम बनाया गया है, कोई इंटरेस्ट नहीं, नो एनी इंटरेस्ट। जो भी फंड दिया जाएगा किसी के बीच में नहीं, सब का सब वो धर्म के नाम पे जाएगा। और धर्म के नाम से जिसको जो देना भी है, आपको भी अगर पारिश्रमिक देना है, वो भी टीडीएस काट के आपके खाते में ही दिया जाएगा। सिंगल रुपए आपको कैश ना लेना है ना देना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। और जो भी जिस चेक नंबर से दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा एज इट इज उस रजिस्ट्री में मेंशन होगा, जो उसको रजिस्ट्री की जाएगी। बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरा। जमीन लेने में आप लोग भी सबसे पहली चीज एक चीज देखते हो कि ये जमीन इनके नाम है कि नहीं। एक ही चीज को देखते हो, कागज आप मंगाते हो कि ये इनके नाम है या नहीं। और इस जमीन को देखने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भूलेख पे चले जाइए, साइट पे। ध्यान ये रखना है, वर्किंग डे में ही जाना है और सवेरे 10:01 से शाम के 4:59, 10 से 5 मान के चलिए, 10 से 5 के बीच में आप जाएंगे और जो भी रजिस्ट्री हुई है, जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है, एज इट इज पूरा खाता खतौनी सहित पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी आपको यहाँ से मांगना नहीं। यहाँ से सिर्फ खाता नंबर मांगिए, खसरा नंबर मांगिए और पूरा एज इट इज आप स्वयं अपने मोबाइल पे देख लीजिए, ग्राहक के मोबाइल पे देखिए। और 2 साल का इसमें टाइम दिया जा रहा है, 24 इंस्टॉलमेंट इसमें दी जा रही है। एक बार मान लीजिए एक प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, वो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एक है केशव विहार, जो छाता के टाउन एरिया में ही है, छाता स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, किलोमीटर में नहीं मीटर में है। केशव विहार है 6000 रुपीज स्क्वायर यार्ड। केशव विहार में पूरा गेटेड कॉलोनी, पूरी बाउंड्री, सब कुछ डामर रोड अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट है। जाकर के रजिस्ट्री होनी है, रजिस्ट्री के बाद एज इट इज अपना कंस्ट्रक्शन करना है। उसमें बीच के रोड हमने 30-30 फीट के दिए, 30 फीट के बीच के रोड, 100 गज के मकान पे और 50 गज के भी मकान पर आपको पूरे 30 फीट चौड़े रोड, जिसको गाड़ी खड़ी करने के लिए अंदर कोई गैरेज बनाने की जरूरत नहीं है। रोड पर गाड़ी खड़ी करें और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बना करके रखें। केशव विहार हो गया। दूसरा हो गया केशव सिटी, ये साखी में है। जैसे ही दिल्ली से कोई भी जाएगा गोवर्धन के लिए, तो अभी इस समय एक ही वहाँ का माइनस पॉइंट था, वो माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट बन गया है। वो माइनस पॉइंट ये था कि सबसे ज़्यादा ट्रेन
गुजरती थी और फाटक था, उस फाटक के कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 1-1 घंटे, हम लोगों ने 1-1 घंटे देखा है। उस पर फ्लाईओवर बन रहा है, रात दिन बन रहा है, लेंटर पड़ चुका है, मिट्टी डल चुकी है, तो वो इतना इजी हो गया जो हम लोग कभी आधे घंटे 45 मिनट वेट करते थे, सिंगल मिनट वेट नहीं करना होगा। जब तक कोई जाके बसेगा उसके पहले पहले मैक्सिमम 3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो बड़ा अनकन्वीनियंट है, आप लोग किसी को दिखाने भी ले जाओगे ना तो उसके नीचे से जा नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, गए भी तो हेलमेट लगा के गए और उसी के लिए 5 किलोमीटर फालतू चलना पड़ता। छाता एक ऐसी लोकेशन है जिसमें एक साथ उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने 2 ब्रिजों का कंस्ट्रक्शन एक साथ शुरू किया, दोनों का एक साथ शुरू किया और 2 के दोनों पे शायद 3 महीने 2020 में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस समय तो खेतों से होके जाना, उसी एक 100 मीटर के जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट था वो माइनस पॉइंट था वहाँ पे पहुँचने के लिए जो फाटक पड़ता था, वो फाटक की समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। टाउन एरिया में जो है वो बिल्कुल NH2 से 1 किलोमीटर अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है, दूसरा 3 किलोमीटर। दिल्ली का कोई गोवर्धन जाएगा तो छाता से राइट लेगा, उसको गोवर्धन मार्ग बोलते हैं। उसी पर दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जिसको केशव सिटी बोलते हैं, उसमें 3000 स्क्वायर यार्ड है और दोनों के बीच में एक सबसे लेटेस्ट अभी हमने लॉन्च किया है, उसका नाम है केशवपुरम और उसमें लगभग सारे प्लाट जो बनाए हैं 100 स्क्वायर यार्ड के बनाए हैं, 100 गज के बनाए हैं। उसका 4000 रुपये गज है, उसकी बुकिंग अमाउंट है उसकी 10% 40,000 रुपये, 360 बसता है वो 15,000 रुपये महीने। एक कोई बायर 15,000 रुपये महीने की 24 इंस्टॉलमेंट दे और वो पूरा का पूरा एक प्लाट का मालिक बन सकता है। रही बात उससे रिटर्न्स क्या आएंगे, सबसे बड़ा रिटर्न आएगा आपके पास जो पैसे दिए वो पैसे आप पे अपने पड़े हुए हैं। दूसरा रिटर्न क्या है कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने ही डेवलपिंग के हैं, बढ़ते जाएंगे। तीसरा रिटर्न क्या है, मथुरा में 7 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें छाता में संस्कृति विश्वविद्यालय 2018 से ऑलरेडी चल रहा है। सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो हॉस्टल्स की है। एक व्यक्ति यदि 100 गज के प्लाट को ले करके और बना लेता है और उसको हॉस्टल में दे देता है, उसको रेंटल इनकम से दे देता है, तो दिल्ली में जितना इन्वेस्टमेंट होती है, दिल्ली में तो 100 गज बनाने में और पोस्टिंग में किसी इंटीरियर इलाके में भी जाओ, किसी भी इंटीरियर इलाके में भी जाओ तो मेरे समझ में प्लाट ही इंटीरियर इलाके में भी 20 लाख रुपए का पड़ेगा, बनाने में लगभग 8 लाख 7 लाख जो भी है वो इतने का खर्च आएगा। और अगर उसके रेंटल में अगर हम बात करें तो रेंटल उसका मैक्सिमम यहाँ आएगा 10,000 12,000 14,000। एक फ्लोर अगर बनता है तो मुझे नहीं लगता कि 100 गज में 10,000 से ज़्यादा का कोई रेंटल आएगा। वहाँ पर आज की डेट में 100 गज को अगर बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन में तो कीमत लगभग यहाँ वहाँ की बराबर आएगी, लगभग 7 लाख की कीमत आएगी। एक व्यक्ति जो 100 गज का प्लाट ले लिया, प्रकृति के नियम है जो आगे बढ़ने लगता है बढ़ते जाता है, जो इंस्टॉलमेंट दे करके 100 गज का ले लिया, बनाने के लिए उसके पास किसी न किसी मार्ग से आ जाता है, कुछ लोन उठा लिया, उसको 15,000 रुपये से नीचे का रेंटल इनकम किसी भी प्रोजेक्ट में वो एंट्री ले, किसी भी प्रोजेक्ट में इससे कम नहीं हो। दूसरी चीज, एक नई परंपरा चली है, दिल्ली में भी चली है और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेसेज में चल रही है, और स्पिरिचुअल प्लेसेज में वो चल रही है ब्रिज में ज़्यादा। आपने अपना घर बनाया, उसको किसी होटल से आपने कोलैबोरेट कर लिया, होटल वालों ने एक पर्टिकुलर रेट पे आपकी वो घर को किराए पे ले लिया पक्के एग्रीमेंट के साथ, उसमें उन्होंने डेकोरेशन कर दिया। डेकोरेशन क्या कर दिया, फ्रिज लगा दिया, बेड लगा दिए, किचन को मॉड्यूलर बना दिए और एक रहने जैसा बना दिए। अब वहाँ मोस्टली लोग आते हैं किस लिए, डिवोटी आते हैं साधना करने के लिए, और वो डिवोटी बड़े होटल में भी नहीं ठहरना चाहते, वो घर में ठहरना चाहते हैं। वो डिवोटी नेशनल नहीं होते हैं, ग्लोबल होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, दूसरे कंट्रीज से आते हैं। आज कृष्ण को मानने वाले सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, है तो इंडियंस, लेकिन बाहर भी इनकी बहुत ज्यादा, जैसे यूरोपियन कंट्री में, जैसे अमेरिकन कंट्री में, जैसे यूके में इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई। वो 15-15 लाख रुपए एक साल का रहने का वीजा, 15 लाख रुपए इंडिया गवर्नमेंट को पे करते हैं, एक साल उनको साधना करने का मौका दिया जाए। और वो जो डिवोटी आते हैं उस होटल पे जाते हैं, होटल वाला उनको रेडी दे देता है। अब 6 महीने किसी डिवोटी को अगर रहना है तो 6 महीने के लिए तो अपना बेड बनवाएगा नहीं, मॉड्यूलर किचन कराएगा नहीं, एसी लगाएगा नहीं, डाइनिंग टेबल बनवाएगा नहीं, इसको तो बनवाने में 3 महीने लग जाएंगे।
उसके लिए वो होटल से संपर्क किया और होटल ने उनको 4-6 ऑप्शन दिखाया। जैसे आप किसी बायर को 4-6 प्रॉपर्टियां दिखाते हैं तो उनको दिखाया और वो दिखा करके किसी एक को सेट कर लिया। आपकी वो चीज आपसे लीज पर 15,000 रुपये महीने पर चली गई और उन्होंने उसको डेकोरेट करके 40,000 रुपये महीने पे दे दिया उनको। अब उसमें सभी का फायदा, डिवोटी का भी फायदा है। 40,000 रुपये महीने 6 महीने का दिया तो उसने कितना दिया, 2.5 लाख रुपए दिया रहने के लिए, और वो अपने से एसी लगाता, फिर एसी उसको बेचता, फिर बेड बनवाता, फिर उसको बेचता, फ्रिज लाता, उसको बेचता, सारे के सारे बर्तन लाता, उसको बेचता, वो भी कंफर्टेबल हुआ। जिसका मकान है उसके लिए भी कंफर्टेबल है, और जिसने जो है होटल वाला है उसके लिए भी कंफर्टेबल। जैसे पहले आप लोगों को टैक्सी बुलानी पड़ती थी तो स्टैंड पे बोल के आते थे भाई 4 बजे आ जाना, हमारे को फ्लाइट पकड़नी है। 4 से 1 मिनट ज़्यादा होने लगता था उसका घंटी मारते थे। और आज की डेट में क्या हो गया, किसी टैक्सी स्टैंड वाले को बुलाने की जरूरत नहीं। ओला को, उबर को, मेगा को, मेरू को, 4 कंपनियां आई, रेट भी सस्ते हो गए, जो चला रहे हैं उनको भी उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, उन कंपनियों को भी प्रॉफिट मिल रहा है और सबके लिए कन्वीनियंट हो गया। ऐसे ही आने वाले समय में दिल्ली में भी चालू हो गया है ऐसा सिस्टम, कोलैबोरेशन का सिस्टम चालू हो गया है। आप लोगों पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हो, हम कोलैबोरेट करा देंगे, दिल्ली में कोलैबोरेट करा देंगे। रेजिडेंशियल ऐसी सर्विसेज मिलने लगी, रेजिडेंशियल के ऐसे ऑप्शंस हर जगह मिलने लगे हैं। साउथ दिल्ली में तो बहुत आधे, लगभग आधी मार्केट पे ये पूरी तरह से कैप्चर हो गया है। इस सिस्टम से जो लगाएगा उसका इनकम भी शुरू हो जाएगी, उसमें देखो प्लेट्स में उसकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। एक जो पेमेंट लगाया है उसके ब्याज से ज्यादा उसको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा, और जितना भी बढ़ोतरी होना है, रेट का बढ़ोतरी होना है, 4,000 रुपए करने तो यहाँ कोई सोच नहीं सकते। और आप लोगों ने यहाँ 4,000 क्या 3,000 में भी देखे हो, 2,000 में भी देखे हो, 1,000 में भी देखे हो, सेम वही दिन है, सेम वही चीज है। लोगों को समझाइए। और आप लोगों ने जिनको अभी पहले प्रॉपर्टी बेची थी उनको कच्चे में बेची, और आज की डेट में जो ये प्रोजेक्ट हम बता रहे हैं सबका सब ये पक्के में, इसमें जुड़िए, स्टार्ट कीजिए। किसी तरह की कोई मार्गदर्शन की जरूरत होगी, हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, सभी इस पे जोर लगाएंगे और इसको आगे बेहतर ढंग से ले जाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि पारिश्रमिक में भी यहाँ जो आप लोग ले रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को भी पारिश्रमिक